हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल एमसीक्यू स्टडी आईक्यू पे। देखो, आज के वीडियो में हम लोग करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़। देखो, आज हम लोग करने वाले हैं जो इस साल 2024 में जो आपका सैम्पल पेपर दिया हुआ था बिहार बोर्ड की तरफ से, उसको डिस्कस करने वाले हैं। और ये सब्जेक्ट है बच्चों केमिस्ट्री का। देखो, जो बच्चे 2025 में एग्ज़ाम देंगे 2025 में, उनको दो सैम्पल पेपर करना बहुत ज़रूरी है। एक तो जो 2024 में आया है, मतलब 2024 के एग्ज़ाम के लिए जो जो आया था, और जो दिसंबर में, यानी जो दिसंबर 2025 में आएगा वो, यानी दो सैंपल पेपर अगर आप अच्छे से कर लोगे तो देखना आपको इससे बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको इन सब सैंपल पेपर से देखने को मिलेगा। ये जो है 2024 के लिए ये सैंपल पेपर आया था, तो 2025 वालों के लिए दो सैंपल पेपर करना बहुत जरूरी हो जाता है। एक दिसंबर में आएगा जो आप लोगों के लिए आएगा 2025 वालों के लिए, एक जो 2024 में आया था उसके लिए ये वाला ये सैंपल पेपर है। तो आप पूरा वीडियो देखिए। ठीक है, आज जो 70 आपका इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आता है, मतलब जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आता है आपका 70 मार्क्स का, उसमें से आज 35 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और टोटल बताएंगे कि ये कैसे ऑप्शन सही हुआ है। ओके, टोटल डिस्कस भी करते चलेंगे, तो याद रखिएगा टोटल वीडियो देखिएगा जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं आज हम लोगों का। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब यहाँ पे कुछ कुछ आपको इसी तरह एग्जाम में लिखा मिलेगा। ओके, तो 3 घंटा 15 मिनट का एग्जाम होता है। 3 घंटा 15 मिनट का एग्जाम होता है। टोटल प्रश्न कितने पूछे जाते हैं? 96। देखो, 70 मार्क्स का तो 35 आपको ऑब्जेक्टिव आएगा, जिसमें कि आपको 35 बनाना रहता है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन 20 आएगा, जिसमें कि आपको 10 बनाना रहेगा। ठीक है, इस 20 में से 10 बनाना रहेगा, और इसमें से आपको 3 बनाना रहेगा। ओके, तो याद रखना टोटल 96 क्वेश्चन आता है। अब देखो, आज का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसी तरह आपको वहाँ लिखा मिलेगा टोटल चीज सेम, जो सेम आपको जो क्वेश्चन पेपर मिलता है उस टाइप का ही सैंपल पेपर निकाला जाता है। देखो, यहाँ पे आप आज हमारा आ चुका है फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, NaCl के रवा में Na+ कितने Cl आयनों से घिरा रहता है? देखो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखो, जो भी रवा रहता है NaCl में, जो Na+ रहता है वो हमारा 6 Cl- आयनों से घिरा रहता है। ठीक है, कितने Cl- आयनों से? 6 Cl- आयन से ये घिरा रहता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ क्या हो जाएगा? राइट आंसर। कुछ इस टाइप का क्वेश्चन आपको डायरेक्ट देखने को मिलेगा आपके एग्जाम में, तो टोटल वीडियो देखिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। एक दिया सलाई की ज्यामिति होती है। देखो, एक दिया सलाई की ज्यामिति क्या होती है? जो हम लोग घर में सलाई यूज करते हैं, मैचिस बॉक्स, तो उसकी जो ज्यामिति होती है वो ऑर्थोरोम्बिक होती है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ क्या हो जाएगा? राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ऑर्थोरोम्बिक। क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं। एन गोलों वाले सीमित पैकिंग में अष्टफलक रिक्तियों की संख्या होती है। देखो, हमें पता है एक बात, जो हमारा अष्टफलक गोला होता है, ठीक है, अष्टफलक ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स होता है, वो आपका 6 गोलों से मिलता है। 6 गोलों से बन के बनता है। ठीक है, अब ये जिनमें क्या होता है, इन 6 गोलों में सिर्फ एक रिक्तियां पाई जाती है। ठीक है, और हमें क्या कर रहा है? एन गोलों के लिए, तो एन गोलों के लिए क्या हो जाएगा? 1 × n, यानी हमारा आंसर क्या आ जाएगा? एन ही आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ क्या हो जाएगा? सी, राइट आंसर। तो आपको इस टाइप का क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा फोकस करना है, जो आपका 2024 के सैंपल पेपर में पूछा गया था। ठीक है, तो याद रखना ये वाला। एक चतुष्फलकीय गोले में 4 गोले की मदद से बनती है, तो आपको अष्टफलक वाले रिक्तियां पूछा था, तो यहाँ क्या हो जाएगा? एन ही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। देखो, यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के दोष में रावा के घनत्व में कमी आती है? ये क्वेश्चन जो है, एक आपको 2 मार्क्स में पूछा जाता है, फ्रेंकल डिफेक्ट और स्कॉटी डिफेक्ट के बारे में। ठीक है, तो याद रखना है इसका जो आंसर हो जाएगा, किस प्रकार के दोष, किस निम्नलिखित में से किस प्रकार के दोष में रावा के घनत्व में कमी आती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 4 का ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, स्कॉटी डिफेक्ट में। स्कॉटी में जो होता है, जो क्रिस्टल की डेंसिटी में क्या होती है? कमी आ जाती है। अब बच्चों, फ्रैंकल डिफेक्ट में याद रखना है कोई कमी नहीं आती है, ऐसा मत लिखना बढ़ जाती है। याद रखना ये कांस्टेंट रहता है, कोई कमी नहीं आती है यहाँ पे। ठीक है, कोई इफेक्ट ही नहीं होता है। तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन जब डिस्कस करेंगे तो ये वाला क्वेश्चन लेंगे, स्कॉटी डिफेक्ट और फ्रिंकल डिफेक्ट के बारे में। तो ये अभी के लिए आंसर क्या हो जाएगा हमारा? स्कॉटी डिफेक्ट हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, स्कॉटी डिफेक्ट हो जाएगा यहाँ के हमारा राइट आंसर।
क्योंकि डिक्रीज हो जाता है डेंसिटी। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, निम्नलिखित में से कौन आदर्श विलयन बनाता है? देखो आदर्श विलयन इसमें से कौन बनाता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। आदर्श विलयन क्या होता है कि ऐसा विलयन जिसमें अगर अगर हम उसका सॉल्यूशन बनाते हैं तो उसके ना तो वॉल्यूम में चेंज हो, ना ही टेम्परेचर में चेंज हो, ना ही इंथैल्पी में चेंज हो। तो ऐसे विलयन को हम लोग आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं, आदर्श विलयन के नाम से जाना जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, आदर्श और अनादर्श विलयन 2 मार्क्स में पूछा जाता है, ये वहाँ भी डिस्कस करेंगे आपका आइडियल सॉल्यूशन के बारे में। तो देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा या राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। बच्चों ये है आपका बेंजीन। ठीक है, ये क्या है बेंजीन, और प्लस ये क्या है बच्चों हमारा टॉलवीन है। इसे क्या बोलते हैं, टॉलवीन। CH3 यहाँ लगा मिले, देखो C6H5CH3। तो बेंजीन और टॉलवीन का जो मिक्सचर होता है वो हमारा आइडियल सॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो अभी के लिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ क्या हो जाएगा, राइट आंसर। करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, 0.1 m यानी मोलैलिटी दिया हुआ है यहाँ पे। H3PO4 में विलयन की सामान्यता क्या है, यानी हमें नॉर्मेलिटी पूछ रहा है यहाँ पे। ठीक है, सामान्यता मतलब नॉर्मेलिटी पूछ रहा है। अब नॉर्मेलिटी कैसे निकालते हैं, जब हमें मोलैलिटी दिया रहता है, जब हमें मोलैलिटी गिवन है 0.1, तो अब तब हम कैसे निकालते हैं सामान्यता, तो इसका फॉर्मूला होता है नॉर्मलता बराबर मोलरता मोलरता गुने एन फैक्टर गुने एन फैक्टर। अब यहाँ पे देखो मोलरता तो हमें 0.1 दिया ही हुआ है, 0.1 m यानी मोलरता दिया हुआ है, मोलारिटी दिया हुआ है। एन फैक्टर कैसे निकालेंगे, H3PO4 का। देखो H3PO4 में जब ये डिसोसिएट होगा तो सारा का सारा H प्लस बाहर आ जाता है। ठीक है, ये जितने भी H प्लस यहाँ पे हैं वो सब क्या होते हैं, बाहर आ जाते हैं। H प्लस होगा यहाँ पे। ठीक है, और कितने H प्लस यहाँ पर है, तो 3 H प्लस है ना, यहाँ पे 3 H प्लस। देखो 3 हाइड्रोजन है, यानी 3 का 3 हाइड्रोजन क्या होता है, बाहर आ जाएगा। H3PO4 क्या है, एसिड है। अब यही क्या हो जाती है, इसकी नॉर्मलता हो, एन फैक्टर हो जाती है। तो यहाँ मल्टीप्लाई क्या कर देंगे 3 से, तो 0.3 हमारा क्या हो जाएगा, एन, कैपिटल एन आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। बस यहाँ पे आपको क्या करना था, एन फैक्टर निकालना था, और हमें पता है H3PO4 में कैसा ये ट्राई बेसिक एसिड है। ठीक है, तो इसमें तीनों का तीनों H प्लस क्या होता है, बाहर आ जाता है, और वही हमारा क्या बन जाता है, एन फैक्टर, और डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ क्या हो जाएगा, राइट आंसर। करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। किसी तनु घोल के अनुसंख्यक गुणधर्म निर्भर करता है। देखो जितने भी अनुसंख्यक गुणधर्म होते हैं वो हमारे करते हैं किस पे, नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सोल्यूट पे। तो घुल के अणु की संख्या पे निर्भर करता है। ठीक है, केवल विलय के अणु, अच्छा ये घुल क्या है, इसे बोलते हैं विलय, विलय घुल या सॉल्यूट। ठीक है, सॉल्यूट जैसे चीनी सॉल्यूट हुआ, नमक क्या हो गया हमारा, विलय हो गया। ठीक है, तो याद रखना सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड करता है जितने भी हमारे अनुसंख्यक गुणधर्म होते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ क्या हो जाएगा, सी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ डाइल्यूशन डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ क्या हो जाएगा, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर करते हैं 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, 25 डिग्री पर निम्नलिखित में से किसका पराशरी दाब सबसे अधिक होगा। तो ओसोमोटिक प्रेशर बराबर क्या होता है, पाई इक्वल्स टू एन सी आर टी। यहाँ पे सी क्या है बच्चों, यही ये तो कंसंट्रेशन है, सांद्रता है, और आर क्या है, गैस कांस्टेंट है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और टी क्या है, टेम्परेचर। ये आई, इसे बोलते हैं हम लोग वांट ऑफ फैक्टर। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, वांट ऑफ गुणक। गुणक। तो जिसका नंबर ऑफ सोल्यू अभी यहाँ बताए थे ऊपर में, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करता है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सोल्यूट। तो इस इन सोल्यूट में ये जितने भी सोल्यूट यहाँ पर है, इनमें जिसका सबसे ज्यादा नंबर ऑफ आयंस होगा वही सबसे ज्यादा क्या होगा हमारा, उसी का सबसे ज्यादा ऑसमोटिक प्रेशर होगा। अब कैसे निकालते हैं, देखो ग्लूकोज हो गया, यूरिया हो गया, चीनी हो गया, इन सब का वांट ऑफ फैक्टर 1 ही होता है, तो ये फिक्स है। अब KCl और CaCl2 में हम लोग देखते हैं, देखो KCl और CaCl2 आयनिक प्रोडक्ट, आयनिक कंपाउंड है। तो देखो इसमें कैसे निकाला जाए, देखो KCl को जब हम डिसोसिएट होता है यहाँ पे KCl, एक मिनट यहाँ इरेज कर देते ऊपर। देखो यहाँ पर जब KCl जब डिसोसिएट होता है तो एक K प्लस और एक Cl माइनस देता है। यहाँ पे 2 आयन प्राप्त हो गए, एक प्लस का आयन और एक माइनस का आयन।
तो टोटल क्या हो जाएगा यहाँ पे 2। और अगर बात करते हैं CaCl2 के बारे में, देखो CaCl2 कैसे डिसोसिएट होता है। जब CaCl2 डिसोसिएट होगा तो कैल्शियम के पास 2 प्लस चार्ज आ जाता है और Cl के पास तो एक माइनस ही रहता है। अब यहाँ कितने आयन हो गए, तो एक नेगेटिव का और दो पॉजिटिव का, तो टोटल 3 आयन हो गए। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ आयन्स या पार्टिकल ऑफ सोल्यूट पे। तो देखो यहाँ पे सबसे ज़्यादा परासरणी दाब किसका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, यूरिया ग्लूकोज चीनी का 1 होता है। KCl का यहाँ हम निकाल के देख लिए नंबर ऑफ आयन, K प्लस और Cl माइनस माइनस में टूट जाता है, तो यहाँ पे 2 ही बल मिलता है हमें और यहाँ पे 3 मिलता है। अच्छा ये सब कैसे निकालते हैं हम लोग, Ca2 प्लस। देखो कैल्शियम सेकेंड ग्रुप का होता है, जितने भी सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट होते हैं उन पे +2 का चार्ज आता है, क्योंकि मेटल है ये, धातु जो होता है इलेक्ट्रॉन देता है, इसीलिए प्लस चार्ज आता है। और Cl माइनस ये 17वें ग्रुप का होता है, और 17वें ग्रुप में जितने भी आपके एलिमेंट होते हैं उस पे -1 चार्ज आता है। जैसे फ्लोरीन पे -1 होगा, ठीक है, क्लोरीन पे -1 होगा, ब्रोमीन पे -1 होगा, आयोडीन पे -1 चार्ज आता है। ओके, तो ये बेसिक क्लास 9th वाला बात है, यहाँ पे हम बता दिए थोड़ा बहुत, तो आप इसको देख लेना अच्छे से। ऐसा क्वेश्चन आजकल पूछा जा रहा है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 8 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। कह रहा है एक फराडे के विद्युत धारा के किसी अम्ल के तनु गोल में प्रवाह करने पर एचटीपी पर हाइड्रोजन गैस का आयतन मुक्त होगा। एक बात बता दे रहे, देखो 70 मार्क्स का आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसमें आपको 35 नंबर का ही बनाना है। तो अगर आपको ये सब नहीं आता है आप छोड़ भी सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, इन सब के चक्कर में अगर पढ़ के तो आप इजी क्वेश्चन को छोड़ना मत, क्योंकि ये सब बहुत उसमें टफ क्वेश्चन भी देता है आप लोगों को फंसाने के लिए कि बच्चा इसमें फंस जाए। तो आपको अगर ये क्वेश्चन आएगा और न्यूमेरिकल टाइप का तो करना है, अगर नहीं न्यूमेरिकल टाइप का आएगा तो छोड़ देना है। लेकिन थ्योरी वाले क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है। ये सब क्वेश्चन जो है बहुत बच्चों को नहीं आता होगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है एग्जाम में, याद रखना 2025 में भी पूछेगा ही पूछेगा, क्योंकि 2024 में ये क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को कोई कर भी सकता है, कोई नहीं भी कर सकता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और मैक्सिमम लड़के इस क्वेश्चन को छोड़ ही देंगे। अब ये क्वेश्चन कैसे बनता है, देखो एचटीपी पर वॉल्यूम का कितना वॉल्यूम होता है, तो 22.4 लीटर। ठीक है, कितना होता है, 22.4 लीटर। तो ये बात आपको पता होना चाहिए सबसे पहले। और दूसरी बात, यहाँ में क्या, हाइड्रोजन गैस का आयतन मुक्त करना है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, देखो हाइड्रोजन गैस बनता कैसे है, जब H प्लस एक इलेक्ट्रॉन लेता है तो हमें क्या देता है, H2। अब इसको बैलेंस करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ भी हमें 2 लगाना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे 2 मोल 2 मोल H प्लस क्या बनाता है, 1 मोल H2। ठीक इसी तरह अगर हमें 1 मोल H प्लस का निकालना रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 नीचे आ जाएगा, 2 मोल H2। ठीक है, और हमें क्या किस पे निकालना है, तो एचटीपी पे निकालना है। किस पे निकालना है, एचटीपी पे। और हमें पता है 1 मोल में गैस किस पे, एचटीपी पे, का आयतन कितना होता है, 22.4 लीटर। तो आधा मोल का कितना हो जाएगा, आधा मोल का इधर भी आधा मोल से क्या करेंगे हम लोग, गुना कर देंगे। तो ये हो जाएगा 1.2 लीटर। अब यहाँ पे एमएल में पूछा हुआ है, तो देखो 112 लीटर को एमएल में चेंज करने के लिए 1000 से गुना करते हैं। तो जैसे हम इसे गुना करेंगे, एक ये जीरो कट जाएगा यहाँ से, और लास्ट में क्या बचेगा, इसका 2 जीरो। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। जिसको समझ में नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये सब 70 में 35 नंबर का ही बनाना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको छोड़ भी सकते हो। ठीक है, ये सब न्यूमेरिकल वाले इस पोर्शन को छोड़ ही देना में ज़्यादा उचित है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखो ये सब क्वेश्चन को नहीं छोड़ना, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। तनुता बढ़ाने पर किसी विद्युत अपघट्य कुल का मोलर चालकत्व बढ़ता है। एक बात याद रखना, डाइल्यूशन जो होता है जिसे हम तनुता बोलते हैं हिंदी में, तो हिंदी वाले भी इंग्लिश में समझ जाओ। तनुता होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंडक्टेंस। मोलर यहाँ लिखा हुआ है, मोलर कंडक्टेंस। ठीक है, मोलर कंडक्टेंस। ठीक है, तो तनुता क्या होता है, मोलर कंडक्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो जब तनुता बढ़ेगा तो याद रखना है गोल का मोलर चालकत्व भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ क्या, ऑप्शन नंबर ए यहाँ क्या हो जाएगा, राइट आंसर इंक्रीज होगा। ये क्वेश्चन को नहीं छोड़ना, बहुत इंपॉर्टेंट है और इजी भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11, ये भी इजी क्वेश्चन है, ऐसा लग रहा है न्यूमेरिकल है लेकिन ये बहुत इजी क्वेश्चन है। एक इलेक्ट्रोड का मानक ऑक्सीकरण विभव दिया हुआ है पॉजिटिव में, पॉजिटिव में कितना दिया, 0.7
0.63 वोल्ट, इसका मानक अवकरण विभव क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल पूछा है हमसे। तो कुछ नहीं करना है, हम बता रहे हैं इसका फॉर्मूला क्या हो रहा है, ये बनता कैसे है। तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इक्वल्स टू माइनस का स्टैंडर्ड रिडक्शन ऑक्सीडेशन, ठीक है। यानी ये हमें निकालने का आ रहा है, ठीक है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अब यहाँ रिडक्शन निकालने का आ रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल। तो जो हमें यहाँ पे दिया हुआ है, और हमें क्या दिया हुआ है, ऑक्सीकरण विभव दिया हुआ है, यानी हमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है। तो ये माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस का दिया हुआ है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा माइनस का फॉर्मूला ही है ये हो जाएगा प्लस का 0.763 वोल्ट, और माइनस और प्लस क्या होता है माइनस, तो माइनस का 0.63 वोल्ट। देखो माइनस वाला आंसर डायरेक्ट कोई टिक कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन ये समझा दिए ये फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इक्वल टू स्टैंडर्ड रिडक्शन ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन वाला ऑक्सीकरण वाला हमें दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिख दिया, माइनस आगे में आ जाता है, तो टोटल क्या हो जाता है माइनस का बना देते, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ क्या हो जाएगा राइट आंसर। एक बात बता दे रहे हैं, माइनस ऑक्सीडेशन रिडक्शन में ही लगता है, इधर इधर वाले में मत लगा देना, ऑक्सीकरण वाले में ही माइनस को लगाना है, ठीक है। ये अपकरण वाले में माइनस नहीं आता है, तो ये बात याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इजी भी क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ क्या हो जाएगा राइट आंसर। देखो ये क्रॉस लॉ के रिलेटेड पूछा हुआ है, ये सब क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है। देखो यहाँ पे दिया हुआ लेमडा इन्फिनिटी इक्वल्स टू NaCl, तो ये इसे कैसे लिखते हैं, तो ये हो जाएगा लेमडा Na प्लस प्लस लेमडा Cl माइनस, बस इसको इसका आयंस को तोड़ देना लेमडा के साथ में। देखो एक प्लस आता है सोडियम पे, मेटल है सोडियम तो प्लस चार्ज आ जाता है। क्लोरीन आपका नॉन मेटल है, तो क्लोरीन पे अर्थ में नेगेटिव चार्ज आता है। तो याद रखना ऑप्शन नंबर यहाँ क्या हो जाएगा सी राइट आंसर। बस इसमें यही करना था, तोड़ देना है इसको, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन द्वितीय से सेल है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेकेंडरी सेल। देखो दो तरह का सेल होता है, एक तो सेल हमारा होता है प्राथमिक सेल, प्राथमिक सेल, प्राथमिक सेल कौन सा होता है, जो सिंगल यूज वाला होता है, याद रखना सिंगल यूज। जो हमारे टॉर्च में जो बैटरी यूज करते थे, पहले वाला टॉर्च जो आता था उस समय जो ये वाला सब बैटरी रहता था, अभी भी हम लोग रिमोट में ये वाला सब बैटरी यूज करते हैं। तो ये सब सिंगल यूज होता है, एक बार जब खत्म होता है तो ये इसे फेंक देते हैं, इसे बोलते हैं हम लोग क्या प्राथमिक सेल। और ये जो द्वितीयक सेल है ये क्या होता है, ये रिचार्जेबल होता है, जिसे हम मतलब फिर से चार्ज कर सकते हैं, जैसे लैपटॉप का बैटरी हुआ, मोबाइल का बैटरी हुआ, ठीक है। ये सब क्या कैसा होता है, हमारा द्वितीयक सेल होता है, सेकेंडरी सेल होता है। तो देखो एक बात बता देते हैं, ये जो लेवलॉन्च है ये प्राइमरी सेल होता है, फर्स्ट सेल होता है। लेड स्टोरेज बैटरी ये आंसर हो जाएगा, ये होता है हमारा सेकेंडरी सेल। और सांद्रण सेल भी कैसा होता है, तो फर्स्ट आपका प्राथमिक सेल होता है या फर्स्ट सेल होता है। तो याद रखना ऑप्शन नंबर बी यहाँ हो जाएगा राइट आंसर, लेड स्टोरेज बैटरी। हमारे मोबाइल वगैरह में और हमारे लैपटॉप वगैरह में लेड स्टोरेज बैटरी ही यूज किया जाता है, ये चार्जेबल होता है और ये सेकेंडरी यानी द्वितीयक सेल होता है। ये सब इजी क्वेश्चन है, छोड़ना नहीं है सब क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर करते हैं 14। किसी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निर्भर करता है, तो ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स का है, ओके। ये क्वेश्चन बताए हुए, तो याद रखना सिर्फ और सिर्फ ताप पर निर्भर करता है अरहेनियस समीकरण के अनुसार, ठीक है। रासायनिक बल गति का ये सब क्वेश्चन है आपका, तो याद रखना सिर्फ और सिर्फ ताप पर निर्भर करता है। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई होती है, देखो ये क्वेश्चन हम डिस्कस करवाएं, जो मेरा वीडियो देखा हुआ उसे ये पता होगा। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या होती है, तो बताए किसी भी कोटि की अभिक्रिया का अगर आपको कांस्टेंट निकालना है, उसका यूनिट निकालना है, ठीक है, तो क्या बताए थे, कंसंट्रेशन की पावर 1n-1, सॉरी 1 - n, और बगल में क्या होता है बच्चों, टाइम इनवर्स, ठीक है, टाइम इनवर्स या समय इनवर्स। कंसंट्रेशन क्या होता है, मोल पर लीटर, ठीक है, मोल पर लीटर ऐसा यूनिट होता है कंसंट्रेशन का। तो देखो यहाँ पे हम मोल पर लीटर भी लिख सकते हैं, कंसंट्रेशन को हम लोग मोल पर लीटर, जो वही मोलैलिटी इसको बोलते हैं, मोल पर लीटर की पावर 1 - n टाइम इनवर्स, ठीक है। और ये एन क्या है, ये हमारा है कोटि, अभिक्रिया की कोटि। तो अभी हमसे प्रथम ऑर्डर का कोटि पूछा है, तो देखो मोल पर लीटर, अब प्रथम कोटि का पूछा हुआ है, तो प्रथम कोटि के लिए n1 पुट कर देंगे, तो n जैसे 1 पुट करेंगे, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 0, और किसी की भी पावर 0 क्या होता है 1 ही आता है, इंटू टाइम इनवर्स। तो सिर्फ और सिर्फ क्या बचा टाइम इनवर्स। और किसी को ये बात अगर रटा, ठीक है,
और एक बात याद है, जो फर्स्ट कोटि की अभिक्रिया होती है, वो किसी भी कंसंट्रेशन पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है, देखो कंसंट्रेशन पे निर्भर ही नहीं कर रही है इनिशियल, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाता है, 1 रख करके पूरा 0 कर देता है, इसको 1 बना देता है। इसलिए याद रखना है, जो हमारी प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है, वो इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, प्राथमिक सांद्रण पे डिपेंड नहीं करती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर। कंसंट्रेशन कैपिटल एम होता है, कैपिटल एम जो है इसे बोलते हैं मोलैरिटी। ये जो मोलैरिटी, ये जो आपका मोलैरिटी का यूनिट होता है मोल पर लीटर, ये सबसे ज़्यादा यूज करने वाला आपका एसआई यूनिट है, क्लास 11th का केमिस्ट्री में भी और क्लास 12 की केमिस्ट्री में भी। तो ये बात आपको याद रखना है, तो ये आपको कंफ्यूज नहीं होना है कंसंट्रेशन के टर्म को लेकर के। ओके, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, टाइम इनवर्स। ये सब क्वेश्चन को करने से कोई मतलब नहीं है कि ये सब 75 70 मार्क्स में 35 ही बनाना रहता है, तो आप इसे छोड़ भी सकते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसे नहीं बनना में फ़ायदा है। ओके, अगर इसको किसी को बनाना है तो आंसर बता दे रहे हैं, शून्य कोटि की अभिक्रिया आएगी, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन राइट आंसर होगा यहाँ पे। ये सब क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है। देखो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है? बच्चों ये जो ए लिखा है इसे बोलते हैं प्राथमिक सांद्रण। क्या बोलते हैं? प्राथमिक सांद्रण, यानी इनिशियल कंसंट्रेशन। और अभी हम बताए थे कि जो फर्स्ट कोटि की अभिक्रिया होती है वो इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती है। देखो यहाँ पे तो ए लिखा हुआ है, ये क्या है? ए है, ये ए स्क्वायर है। यहाँ पे है ए की पावर जीरो। ए की पावर जीरो क्या होता है? किसी की पावर जीरो वन ही होता है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? सी। ये डिपेंड नहीं कर रही है। और ये जो लिखा हुआ है ये ज़ीरो ऑर्डर का है। एक बात हम बता दे रहे हैं, एक यहाँ पे आपको फ़ॉर्मूला लिख दे रहे हैं, आपको ये फ़ॉर्मूला याद रखना है। अगर किसी का भी टी हाफ ऐसा कुछ फॉर्मेट में दे, तो कैसे बनाना है इसको? तो 1 अपॉन ए की पावर एन माइनस 1, जैसे अभी ऊपर किए थे ना आपका यूनिट के लिए। तो यहाँ भी क्या करेंगे? टी हाफ इक्वल्स टू 1 अपॉन एन माइनस ए की पावर एन माइनस 1। ए यहाँ क्या है? इनिशियल कंसंट्रेशन है। ठीक है? इनिशियल कंसंट्रेशन जिसे हम बोलते हैं प्राथमिक सांद्रता। अब कैसे निकाला जाए? टी हाफ ए की पावर एन, यहाँ हमें क्या पूछ रहा है? प्रथम कोटि का पूछ रहा है। तो जैसे हम यहाँ पर एन वन रखेंगे, ये क्या बन जाएगा बच्चों? देखो यहाँ पर क्या बन जाएगा? ए की पावर जीरो। किसी की पावर जीरो क्या होता है? वन होता है। तो यहाँ पे टी हाफ बराबर क्या हो जाएगा? टी हाफ बराबर वन। अब जैसे यहाँ वन आएगा तो इस वन को हम ए की पावर जीरो भी तो लिख सकते हैं, वन को। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ए की पावर जीरो वन ही हो रहा है, लेकिन हमें ये जो है हम लोग ऐसे दिखाते हैं कि ये वन, हम डायरेक्ट यहाँ नहीं लिखना है। ये इनिशियल कंसंट्रेशन की पावर ज़ीरो है। ठीक है? अगर पूछता आपको ज़ीरो ऑर्डर की, ज़ीरो ऑर्डर का प्रीवियस ईयर्स में पूछा हुआ है। ओके, जीरो ये वाला प्रीवियस ईयर्स में आया हुआ है फर्स्ट नंबर। अगर पूछता है ज़ीरो ऑर्डर का टी हाफ कैसे डिपेंड करता है, तो ज़ीरो ऑर्डर के टी हाफ के लिए नीचे में क्या पुट कर देंगे? यहाँ पे 1 ए की पावर एन की जगह पे ज़ीरो, ज़ीरो माइनस वन। तो ए की पावर माइनस वन, और ये माइनस वन जब ऊपर जाता है तो क्या बन जाता है? प्लस बन जाता है। तो ए आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ क्या हो जाएगा? राइट आंसर फॉर ज़ीरो ऑर्डर के लिए। और ज़ीरो ऑर्डर वाला आपका हाल फिलहाल 2023 के एग्जाम में पूछा हुआ है। ओके, तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। दो फॉर्मूला बता दिए, इस फॉर्मूला को अच्छे से दिमाग में बैठा लो। और ये एन क्या है? तो आपकी कोटि है, अभिक्रिया की कोटि है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ क्या हो जाएगा? राइट आंसर। अधिशोषण वो घटना है, डायरेक्ट आपको एब्जॉर्प्शन का डेफिनेशन पूछा हुआ है, तो याद रखना अधिशोषण क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दूसरे पदार्थ की सतह पर जमा हो जाता है। क्या हो जाता है? एक्सुमुलेट ऑन एट द सरफेस ऑफ अदर सब्सटेंस, इसे क्या बोलते हैं? हम अधिशोषण बोलते हैं। उत्प्रेरक क्या है? ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, 2013 का क्वेश्चन फिर से आपको सैंपल पेपर में दिया हुआ है। देखो उत्प्रेरक क्या होता है, ये इसका आंसर हो जाएगा, साम्य व्यवस्था प्राप्त करने का समय को घटा देता है। कोई भी रिएक्शन चाहता है कि कितने जल्दी वो इक्विलिब्रियम पे आ जाए। किस पे आ जाए? इक्विलिब्रियम पे आ जाए। तो इक्विलिब्रियम में आने का, और आपका ये क्या करता है? उत्प्रेरक क्या करता है? रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है। दर की, क्या प्रतिक्रिया की दर की क्या करता है? उत्प्रेरक बढ़ा देता है। तो जैसे प्रतिक्रिया की दर को बढ़ता है तो बहुत ही जल्दी वो अपना इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन आ जाता है, यानी साम व्यवस्था की दर को क्या करता है? वो घटा देता है, जल्दी से पहुंचा देता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ हो जाएगा, शॉर्टेस्ट द टाइम टू रीच द इक्विलिब्रियम। लियोफोबिक क्लोराइड का अस्तित्व का कारण होता है, जो लियोफोलिक फोबिक क्लोराइड होता है इसके अस्तित्व का कारण कणों का आवेशित होना। ठीक है, चार्ज ऑन पार्टिकल। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ क्या हो जाएगा? राइट आंसर। ये सब थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसे अच्छे से याद करके रखना है।
देखना इन सब सैंपल पेपर से भी आपको रिपीट कर देगा क्वेश्चन, इसलिए सैंपल पेपर बता रहे हैं क्योंकि सैंपल पेपर से क्वेश्चन फंस सकता है 2025 वाले एग्जाम में। गोल्ड संख्या किससे जुड़ा रहता है? गोल्ड नंबर एसोसिएटेड फिर लायोफिलिक कोलाइट से, ठीक है, लायोफिलिक कोलाइट से गोल्ड नंबर जुड़ा रहता है। ये गोल्ड संख्या से 2 मार्क्स का भी आपको डेफिनेशन पूछा जाता है, तो 2 मार्क्स के डेफिनेशन तक में आपको वेट करना है। जब यहाँ पे पहुंचेंगे तो जरूर बताएंगे गोल्ड संख्या का डेफिनेशन के साथ। लेकिन अभी ये आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ है, तो ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखना लायोफिलिक कोलाइट कोलाइट के लिए ये यूज होता है गोल्ड नंबर। देखो सल्फाइड अयस्कों वाला बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा है, 7 से 8 बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। सल्फाइड अयस्कों का प्राय सांद्रण किया जाता है, तो याद रखना फेन उत्पलन विधि द्वारा सल्फाइड ओर कलेक्टेड बाय फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस। ऑप्शन नंबर ए यहाँ क्या हो जाएगा राइट आंसर, बहुत बार बताइए क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस धातु का निष्कर्षण जटिल निर्माण विधि द्वारा किया जाता है? देखो जटिल निर्माण विधि द्वारा हम सिल्वर का करते हैं, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ राइट आंसर, सिल्वर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ क्या हो जाएगा राइट आंसर, 24 करते हैं। प्रक्षेत्र शोधन विधि का उपयोग किया जाता है। देखो जोन रिफाइनिंग मेथड ऑप्टेंड, याद रखना है। देखो बच्चों जोन रिफाइनिंग मेथड जो है एल्युमिनियम वाला में नहीं आता है। जो भी ये जोन रिफाइनिंग मेथड है, प्रक्षेप शोधन विधि, ये हमारा जितने भी सेमी कंडक्टर मेटल होते हैं, जैसे जर्मेनियम, कल की क्लास में बताए थे फिजिक्स में ही वो सेमी कंडक्टर डिवाइसेस वाला, तो यहाँ पे बताए थे जर्मेनियम, सिलिकॉन, ठीक है, उसके बाद आ गया आपका बोरन और गैलियम, ठीक है, ये सब सेमीकंडक्टर मेटल होते हैं। इन सब का प्यूरिफिकेशन करने के लिए हमें क्या किसका उपयोग होता है? जॉन रिफाइनिंग का। और ये कैसा देता है? एकदम अत्यधिक विशुद्ध प्राप्त होता है, मतलब प्योर मिलता है, एकदम बहुत ही ज़्यादा हाई क्वालिटी का अल्ट्रा प्योर मेटल हमें देता है। कौन सा? तो जॉन रिफाइनिंग मेथड। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी बात आपको याद रखना है। एक नाम वाला और है वैन अर्केल मेथड, ठीक है, वैन अर्कल मेथड आप पढ़ोगे किताब में तो आपको मिल जाएगा वहाँ पे, यहाँ तक पहुँचने पे। तो ये भी याद रखना है, याद रखना वैन, हिंदी में भी वैन अर्कल लिखा मिलेगा। याद रखना ये टाइटेनियम और जिंक में के मेटल में प्यूरिफिकेशन में यूज होता है वैन अर्कल मेथड। तो इसे भी आपको अच्छी तरह से याद रखना है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये सब वाला भी आपको अच्छे से याद रखना है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। लोहे के निष्कर्षण में जो धातुमल प्राप्त होता है, ठीक है, ड्यूरिंग द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन स्लैग प्रोड्यूस। जो धातुमल होता है वो क्या होता है हमारा? CaSiO3। ऑप्शन नंबर डी यहाँ क्या हो जाएगा राइट आंसर, CaSiO3 हमें मिलता है जब लोहे का निष्कर्षण करते हैं, तब हमें धातुमल के रूप में प्राप्त होता है। 26 करते हैं। नाइट्रोजन का निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड अणुचुंबकीय होता है? देखो पैरामैग्नेटिक नेचर का कौन सा ऑक्साइड होता है? नाइट्रोजन का बात कर रहा है यहाँ पे। तो नाइट्रोजन के 2 ऑक्साइड बच्चों पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं, एक तो एनो, दोनों को याद रखना है, एक तो एनो और दूसरा NO2। तो हमारे ऑप्शन में NO2 दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी में, तो याद रखना है NO भी करता है NO2 भी करता है। दोनों में जो होता है बच्चों एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाया जाता है और युग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक एक पाई जाती है NO और NO2 में। याद रखना है डायरेक्ट NO NO2 कैसा होता है? नाइट्रोजन का ऑक्साइड अणुचुंबकीय होता है। फास्फोरस की ऑक्सीकरण अवस्था होती है, फास्फोरस की ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है? तो -3 से +5 के बीच तक रहता है। डायरेक्ट क्वेश्चन याद रखना है। फास्फोरस की ऑक्सीकरण अवस्था, बहुत सारे ऑक्सीकरण फास्फोरस दिखाता है। पी ब्लॉक एलिमेंट का ये सब आपका क्वेश्चन है, तो पी ब्लॉक एलिमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है उससे टोटल मिला करके। तो यहाँ भी आपको देखो कितना अच्छा पी ब्लॉक का एलिमेंट का क्वेश्चन पूछा हुआ है, फास्फोरस का ऑक्सीकरण अवस्था +3 से +5, NCERT का क्वेश्चन है ये सब। निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड सबसे अम्लीय है? तो एक बात याद रखना, जितने नाइट्रोजन के ऑक्साइड है यहाँ पे NO2O5, ये बहुत ही ज़्यादा एसिडिक होता है, ठीक है, ये एसिडिक होता है NO2O5। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। फॉर्मिक अम्ल को सांद्र क्रिया से बनता है। फॉर्मिक अम्ल क्या होता है? देखो फॉर्मिक अम्ल होता है CH3COH। जब इसे हम अ, जब हम इसे H2SO4, ठीक है, यहाँ पे देखो लिख दिया है, हिंदी वाले को नहीं लिखा था, ठीक है, देखो H2SO4 के प्रेजेंस में जब हम इसको रिएक्शन करवाते हैं, तो ये हमें क्या मिलता है? कार्बन मोनोऑक्साइड और प्लस वाटर, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस वाटर।
ठीक है, और ये जो अभिक्रिया होती है, ये डिहाइड्रेशन अभिक्रिया होती है, निर्जलीकरण अभिक्रिया होती है। देखो यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ क्या हो जाएगा राइट आंसर। ये इंपॉर्टेंट है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये वाला क्वेश्चन आया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर, सीओ मिलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये कार्बन मोनोऑक्साइड को बच्चों बोलते हैं दम घोटू गैस। क्या बोलते हैं, दम घोटू गैस। ये गैस कब निकलता है, तो इनकम्प्लीट कंबसन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये जब खिड़की दरवाजा बंद करके हम लोग अंगीठी जलाते हैं, ठीक है, ठंडे दिन में, तो जब पूरा खिड़की पैक हो जाता है। अब ये अंगीठी में क्या होता है, हमारा चारकोल वगैरह रहता है, कार्बन का यहाँ पे कंपाउंड रहता है। तो जब ये जलता है तो इनकम्प्लीट कंबसन होता है बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। कोई भी वस्तु किसके प्रेजेंस में जलती है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलती है। तो यहाँ से एक गैस निकलता है जिसे बोलते हैं सीओ, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये गैस क्या अब आदमी लोग सो जाते हैं तो धीरे धीरे उनके शरीर में चले जाता है, और फिर क्या होता है, धीरे धीरे उनको बेहोश करते हैं, फिर उसके बाद आराम से उसे मार देते हैं। कभी कभी न्यूज आता है जनरेटर, जो जनरेटर रहता है एसी वाला, एक जनरेटर वाला भी आता है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, डीजल का धुआं वगैरह अंदर चले जाता है, धीरे धीरे करके आदमी मर जाता है। इसीलिए कभी भी बंद कमरे में अंगीठी नहीं जलाना चाहिए। ओके, तो यहाँ भी देखो यही कार्बन मोनोऑक्साइड ही बनता है, सीओ। सल्फर के अणु होते हैं, तो सल्फर का फॉर्मूला क्या होता है, S8 होता है। S8 मतलब क्या होगा, अष्टानविक ऑक्टा एटॉमिक होता है सल्फर, ठीक है, क्योंकि इसका फॉर्मूला में 8 सल्फर जुड़ा रहता है। देखो ये सब क्वेश्चन हम बहुत डिस्कस करवाया है। सीयू का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, तो देखो 29 इलेक्ट्रॉनिक 29 हमारा यहाँ क्या एटॉमिक नंबर है, यानी एटॉमिक नंबर क्या बताता है, इसमें 29 इलेक्ट्रॉन भी है। अब देखो 29 इलेक्ट्रॉन कैसे जोड़ा जाए। आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 18, यानी आर्गन में 18 इलेक्ट्रॉन है, ये तो फिक्स हो गया, 18 18। अब देखो जोड़ लो, हमें यहाँ कितना चाहिए, 29। एक मिनट, देखो सब में, यानी आपको याद करना पड़ेगा ये चीज़। यहाँ पे देखो 2 डाल दिया, यानी यहाँ पे 2 नहीं आएगा। देखो जब हम लिखते हैं सी का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, तो ये हो जाएगा हमारा आर्गन 3D10, ठीक है, 4s1, 3D10 एंड 4s1। यहाँ पे जब 9 इलेक्ट्रॉन, देखो यहाँ पे 4 है, इसका मतलब ये आउटर मोस्ट सेल है। तो अब यहाँ पे क्या किया है ना, एक इलेक्ट्रॉन को खाली छोड़ दिया, यहाँ पे 10 आना चाहिए और यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है, पहले ये फुलफिल होता है फिर ये फुलफिल होगा। तो यहाँ पे देखो ये वाला ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा हमारा, ठीक है। अगर पूछता CO2 प्लस का, CO2 प्लस का पूछेगा, तो क्या करना है, पहले इससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो इसका काम खत्म, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा, तो यहाँ बन जाएगा 3D9। प्लस का मतलब क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। अगर हम CO2 प्लस का लिखते तो आर्गन 3D9 हो जाता बस, ठीक है, लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है, सीयू का पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ठीक है, बी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। 31 करते हैं, 32 नंबर करते हैं। देखो लेंथेनाइट तत्वों का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। देखो इसमें आपको क्या करना है, जिसको पता होगा, एफ जो होता है 1 से 14 रहता है, देखो 1 से 14 रहता है, और सब में 0 से 14 किया हुआ है। इसका ये तो बहुत पूरा गलत है, सब में 0 से 14, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ क्या हो जाता है राइट आंसर, ठीक है। शुरू में ही चोर पकड़ा गया था इस ऑप्शन में, ठीक है, तो 1 से 14 होता है आपका लेंथेनाइट तत्वों के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक्टिनाइड नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्टिनाइड। तो 33 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, 33 का, नहीं बी नहीं होगा इसका। इसका हो जाएगा टेरिबियम, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पे, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। टेरिबियम जो होता है बच्चों, ये होता है हमारा लेंथेनाइड। पीरियोडिक टेबल सबके पास होगा, ठीक है, सबके बुक में पीरियोडिक टेबल बना होगा, या फिर नहीं बना होगा तो आपका केमिस्ट्री में जो डी ब्लॉक एलिमेंट है, डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट में जाना है, वहाँ पे पता कर लेना है। देखो ये एलिमेंट कहाँ पाया जाता है, एक हम रॉ पीरियोडिक टेबल बना देते हैं यहाँ पे, ठीक है, कुछ इस टाइप का पीरियोडिक टेबल आपका दिखता होगा, ये होता है एफ ब्लॉक एलिमेंट। ये ऊपर वाले को बोलते हैं लेंथेनाइट सीरीज और नीचे वाले को बोलते हैं एक्टेनाइट सीरीज। तो ये जो आपका टेर्बियम है, ये कहीं यहाँ पे मिलेगा, आपको देखना अच्छे से, टी आर लिखा मिलेगा टेर्बियम करके, ओके। और ये कहाँ पे मिलता है हमारा, तो लेंथेनाइट सीरीज में आ जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। कह निम्नलिखित में से कौन प्रतिचुंबकीय डाई एटोमिक, डाई एटोमिक कैसा होता है, जिसमें आउटर मोस्ट सेल में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं, मतलब कंप्लीट ऑक्टेट हो जाता है उसका, ठीक है, कोई भी हमारा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं हो,
तो देखो यहाँ पे हम बता दे रहे हैं 34 का हो जाएगा आपका स्कैंडियम Sc3+। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 21 होता है। ठीक है, 21 होता है। इसका मतलब इसमें 21 इलेक्ट्रॉन है, और जब हम इसका पहले स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो 1s2, 2s2, 2p6, 3, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3s2, 3p6। ठीक है, देखो यहाँ पे कितने क्या क्या हमें मिला? 6 4 10, 2 12, 12 और 6 18, यानी आर्गन हमें यहाँ मिल चुका है 18 पे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे यहाँ पे? 18 हमें 21 लाना है, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? 4s2 में जाएगा, तब 3d1 में जाएगा। अब हमें किसका लिखना था? स्कैंडियम 3d प्लस का। कौन सा प्रतिचुंबकीय, यानी किसमें आउटर मोस्ट। अब देखो 3 इलेक्ट्रॉन देखो आउटर मोस्ट शेल में, और हमें किसका लिखना था? स्कैंडियम 3d प्लस का। तो देखो 3 इलेक्ट्रॉन बच गए यहाँ पे, तो इसको बाहर कर दो। स्कैंडियम 3, तो सिर्फ क्या बचा? आर्गन 18 बचा। आर्गन 18 कैसा होता है? तो स्टेबल गैस स्टेबल होता है, यानी नोबल गैस होता है। और प्रतिचुंबकीय क्या होता है? जिसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचे आउटर मोस्ट शेल में, उसे क्या बोलते हैं? डायमैग्नेटिक। अगर एक भी आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन बच गया, आउटर मोस्ट ऑर्बिट शेल में, तो याद रखना उसे बोलते हैं हम लोग पैरामैग्नेटिक, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। ओके, अब देखो नीचे वाले में पता चल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ क्या हो जाएगा? सी, स्कैंडियम, राइट आंसर। Sc3+। लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर देखो 35 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। Fe2 प्लस में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है? अब यहाँ पे देखो, पहले तो हमें सिंपल Fe का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा। Fe का यहाँ पे दे देगा तुम लोग को, ठीक है? 26 इलेक्ट्रॉनिक उसका एटॉमिक नंबर है। तो जैसे हम Fe का लिखेंगे तो 1s2, 2s2, 2p6, ठीक है, 3s2, 3p6, 4s2, और फिर उसके बाद क्या आ जाएगा? 3d6। और हमें किसका निकालना है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन निकालना है, कितना है? ठीक है, देखो 4 दिया है, 5, 3 और 6 ऑप्शन दिया है। इसका मतलब क्या होगा? यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन किससे जाएगा? 4 वाले से जाएगा। इसका हायर एनर्जी लेवल है ना, तो इससे 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। तो जब हम Fe2+ का लिखते हैं तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 एंड 3d6। ये 4 वाले से पहले ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो इसका काम खत्म हो जाएगा यहाँ पे। और युग्मित इलेक्ट्रॉन कैसे निकाला जाए? तो हमें पता है कि डी वाले में टोटल कितने 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो 1 2 3 4 5, 5 बॉक्स बनता है, उसमें 10 इलेक्ट्रॉन आए, तो 5 और 1 6। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखो, एक बच गया, इसमें अनपेयर्ड है। ये पेयर मतलब क्या होता है? ऐसे इसको बोलते हैं पेयर, जोड़ा। अनपेयर्ड मतलब कोई एक सिंगल बच जाए, वो एक सिंगल बच जाए। तो देखो 1 2 3 4, 4 अनपेयर्ड अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यहाँ कितने बच गए? 4। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए, राइट आंसर। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछा हुआ है, इस लेवल का आपको तैयारी करना है। ओके, तो याद रखना ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर से 2025 का जो सैम्पल पेपर होगा, ये सब क्वेश्चन फिर से आएगा वहाँ पर, एकदम 100% गारंटी देते हैं। इन सबसे बाहर क्वेश्चन नहीं रहता है, तो इन सब का आपको प्रैक्टिस करना है। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का प्रैक्टिस करना है। इन सबसे 3-4 क्वेश्चन पूछ रहा है हर साल एग्जाम में। और रेस्ट का जो क्वेश्चन बचा हुआ है 36 वगैरह, यहाँ से कल ये सब भी क्वेश्चन पूछता है। तो कल ये पूरा मतलब 70 तक खत्म कर देंगे, ठीक है? तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।